हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टॉप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबा लें। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10। हमारी ये 6th क्लास की NCERT का हिस्ट्री का चैप्टर है। इससे पहले भी हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, तभी आपकी कुछ ना कुछ समझ बन पाएगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है न्यू अम्पायर्स एंड किंगडम्स की, हमने इन प्रीवियस चैप्टर में भी ये जो दोनों वर्ड हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ तो डिस्कशन किया ही हुआ है कि साम्राज्य, जो नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे कि पहले धीरे धीरे जो छोटे मोटे राज्य हुआ करते थे तो वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे। और वहाँ पर पहले वो जो राजा हुआ करते थे वहाँ के, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, वो राजा धीरे धीरे पहले लोगों से गिफ्ट लेते थे, पर वही बातें धीरे धीरे वो गिफ्ट की बजाय वो कर लेना शुरू कर दिया लोगों ने, उन लोगों से, उन राजाओं ने, और अपने जो राज्य का था वो विस्तार भी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे इसी तरह क्या हुआ, ये जो नए साम्राज्य थे यहाँ के राजाओं ने अपने जो राज्य थे उनको और बड़ा करने की कोशिश करते गए। दूसरे राज्यों पर इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया, अपनी एक सेना रख ली। तो इस तरह से ये धीरे धीरे विकास करते गए। और यही इसी चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो गुप्त जो राजवंश था, जो गुप्त राजा हुआ करते थे गुप्ता पीरियड के, उन्होंने कैसे कैसे अपने राज्यों का विस्तार किया, कैसे इन्होंने इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन था वो कैसे चला करता था, वहाँ के लोग क्या काम किया करते थे। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे ढंग से। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो हमने ना एक बार जब हमने प्रीवियस ईयर SST के जब हमने किए थे तो उसमें हमने एक प्रशस्ति का जो वर्ड है उसको भी हमने बड़े अच्छे से समझा था कि प्रशस्ति होता क्या है। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं प्रशस्ति से, कि प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं। कि प्रशस्तियाँ वो होती हैं कि जो किसी तारीफ में लिखी गई हो, ठीक है। अगर किसी के तारीफ में कोई बात लिखी गई हो तो उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। तो जो पहले वाले जो राजा हुआ करते थे, जैसे हमने अशोका के बारे में पढ़ा था ना, जो हमने अभी अगर हम प्रीवियस चैप्टर को देखें तो हमने अशोका के बारे में भी पढ़ा था। तो जो वो राजा हुआ करते थे तो वो अपनी कुछ ना तारीफ में कुछ शब्द लिखवा दिया करते थे अपनी प्रशंसा में। जब हमने देखा था इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे ना उन्होंने, तो इंस्क्रिप्शन क्यों लिखवाते थे वो, कि लोगों को उनकी जो महानता है उनके बारे में पता लगे, उन्होंने कैसे युद्ध जीते, ठीक है। हालांकि जो अशोका था उन्होंने तो सारे युद्ध छोड़ दिए थे और बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया था, कि उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग होता है वो अपना लिया था। बट ये जो बाद वाले जो राजा आए थे उनके बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस होने लगी इन प्रशस्ति में, कि ये जो राजा थे बहुत ही महान थे और इन्होंने कैसे जंगें जीती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ये जो प्रशस्ति हुआ करती थी इन पर लिखी जाती थी। तो हमें ये और भी हमें देखने को मिलता है, जो समुद्रगुप्त हुआ करता था, जो राजा था, बड़ा ही फेमस गुप्ता वंश का जो समुद्रगुप्त राजा हुआ करता था, तो इसकी भी इंस्क्रिप्शन है वो भी हमें देखने को मिलती है, जो कि अशोका पिलर इलाहाबाद में हमें देखने को मिलती है। और इसकी रचना किसने की थी, उसकी रचना की थी हरिसेन ने, ठीक है। इसके दरबार में ही ये कवि हुआ करता था, तो इसके दरबार में किसने रचना की थी, हरिसेन ने, ठीक है। जो प्रशस्ति समुद्रगुप्त की मिली है, ठीक है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो प्रशस्ति लिखी जाती थी, ठीक है, इसका संस्कृत में जो वर्ड है उसका मतलब ही प्रशंसा कहा जाता है। तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी था ना, जो हमने कल ही पढ़ा था, तो उसने भी ये अपना लिखवाया था। और भी हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर एक समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी वो क्या बताती है हमें। इन्होंने ये बताया हुआ है कि वो कैसे जो राजा हुआ करते थे उन्होंने कैसे ये जो जंगें हैं, ठीक है, जो भी वो युद्ध लड़कर आते थे उनको उन्होंने कैसे जीता। और वो उनको ना उन प्रशस्ति में भगवान के बराबर दिखाया जाता था लोगों के सामने। फिर लोग थे, फिर आपको पता ही है कि उस टाइम पर लोग थोड़े धार्मिक हुआ करते थे, और वो जब ऐसी बातें कोरिलेट की जाती थी तो वो कहते थे कि हम तो भगवान का अवतार हैं। तो फिर लोगों की जो आस्था होती थी उन राजाओं में, विश्वास था, वो बढ़ जाया करता था। तो इसलिए वो जो वहाँ के राजा होते थे ऐसा करने की कोशिश किया करते थे। और ये जो प्रशस्ति होती थी ये कई बार ना बहुत ही लंबे लंबे शब्दों में लिखी जाती थी, ठीक है। जैसे कि अब हम ये एक सेंटेंस में देखेंगे, जैसे कि समुद्रगुप्त द वॉरियर की एक योद्धा था, कैसे कैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि बॉडी वाज most charming, being covered with plantaneous beauty, with a mark of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelin, barbed arrows, long arrows, many of the other weapons। की मतलब ये है कि
ये जो वॉरियर थे, ठीक है, समुद्रगुप्त जो राजा थे, उनको एक योद्धा के रूप में इतनी सारी बातें तारीफ में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने एक बात बताने की कोशिश की हुई है। आपको यहाँ पर सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक राजा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये वीणा बजाते हुए दिखाई देने का क्या मतलब है? मतलब ये कि उस टाइम पर इनका जो इंटरेस्ट था वो शायद म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, कि वो उस टाइम पर ये म्यूजिक जो था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे। तो ये सारी बातें थी। अब यहाँ पर हम ना कुछ राज्यों के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रशस्ति यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जो पॉलिसीज थी वो कैसी थी इनकी। तो ये यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है, ये बैगनी कलर है, यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला कलर। तो इनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो मैप नीचे दिया हुआ है इसमें ना कुछ प्रशस्ति लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आर्यवर्ता के जो रूलर हुआ करते थे, जो शासक थे वहाँ के, ठीक है, तो उनको शेडेड किया हुआ है ग्रीन कलर में, ठीक है। आप पहले ग्रीन वाला कलर एक बार देख लें। कन्नौज, प्राग, पाटिलपुत्रा एंड नालंदा की बात की हुई है, ठीक है, मथुरा भी इसमें ही आ रहा है। तो ये आप राज्य देख लीजिए एक बार, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो राज्य दिखाई दे रहे हैं ना ग्रीन वाले, ठीक है, ग्रीन वाले की पहले इन्होंने बात की है कि ये वो राजा थे, ठीक है, यहाँ पर 9 शासक थे, ठीक है, उनको हरा दिया था किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है, एंड किंगडम एंड मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, कि समुद्रगुप्त ने ना इन 9 यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे, ठीक है, ये प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, यहाँ पर जो 9 शासक थे, इनको हराकर अपने राज्य में इनको शामिल कर लिया था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दूसरे की। तो ये है दक्षिण पथ, ठीक है, दक्षिण पथ में लगभग 12 रूलर्स थे, ठीक है, 12 शासक थे, ठीक है। ये आपको रेड मार्क्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रेड कलर से मार्क किया हुआ है। तो ये जितने भी ये रूलर्स थे यहाँ के, तो इनको क्या किया था इन्होंने? यहाँ की जो कैपिटल्स हुआ करती थी, सम ऑफ हुज कैपिटल्स मार्क विद रेड ऑन डॉट्स मैप, सरेंडर्ड समुद्रगुप्ता, कि इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्ता को, कि आत्मसमर्पण कर दिया था कि हम हार मानते हैं भाई, हम नहीं आपसे लड़ना चाहते, कि हम आपकी शक्ति को मानते हैं कि आप हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो ठीक है, आत्मसमर्पण वाला जो सिस्टम था वो भी पहले बहुत हुआ करता था। तो ये जो 11 राज्य थे, इन्होंने जो 12 राज्य थे, इन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर बाद में यहाँ के जो राजा थे समुद्रगुप्ता, इन्होंने कहा दिया था कि नहीं नहीं, आप चलो कोई बात नहीं, आप मेरी शत्रु छाया में क्या करो, अब आप ना यहाँ इन जगहों पर राज करो। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेटस इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गन संघास, ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन द पर्पल ऑफ द मैप। पहले आपने एक पर्पल रंग पहले देख लेना है, ठीक है। पर्पल रंग कौन सा है यहाँ पर? पर्पल रंग ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको पता है ना कि इसका कोस्टल एरिया भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेपाल वाला साइड जो है, ठीक है, यहाँ पर जम्मू वाला साइड, ये सारी जो जगहें हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि ये जो सारी जगहें थी, ठीक है, इनको फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेंस हिज कोड, कि ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाया करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे फोर्थ, ठीक है। अब बात आपको ये बाकी कलर तो दिख ही जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो कलर है, ये जो लिखा हुआ आउटर स्टेट है यहाँ की, तो इनकी क्या बात कही हुई है? ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ना ब्लू कलर का, तो यहाँ पर जो कुषाण वंश और शक वंश के जो राजा हुआ करते थे, और श्रीलंका के भी जो रूलर हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया था? सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, कि ये ना पहले के टाइम पर ऐसा बहुत हुआ करता था कि वो ना अपनी जो लड़कियां होती थी उनके साथ शादी करवा दिया करते थे और उनको अपने राज्य में ही मिला लिया करते थे, ठीक है। एक दहेज के रूप में आप कह सकते हैं कि अपना राज्य सारा दे दिया करते थे कि चलो आपकी जो बेटी अब हमारे पास आ गई है तो आप हमें अपना राज्य भी दे दीजिए। तो ऐसी बातें उस टाइम पर हुआ करती थी। तो ये सारे चारों क्या लिखी हुई हैं? ये सारी प्रशस्ति लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये एक बात रही। अब हम बात करेंगे यहाँ के जेनोलॉजिस्ट की, यहाँ की जो वंशानुगति होती है, मतलब ये कि जो यहाँ की वंशावलियां थी, जैसे कि एक राजा था उसका फिर बेटा हुआ, तो ठीक है, इसी की तरह ये जो आप उपाधियां लिया करते थे, जैसे कि जो विक्रम संवत एरा बिगिनिंग इन द 58 BCE इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग, ये जो
58 BCE का जो टाइम था वो गुप्ता किंग का जो टाइम था। तो चंद्रगुप्त जो 2 था उसने ना जब शकों को, ठीक है, ये शक को जब हराया था तो इसने ना अपना जो उपाधि थी उसने किसकी उपाधि ले ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो कौन सा वो राजा था, कौन से वंश का राजा था, क्या नाम था उसका जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो वो था चंद्रगुप्त 2, जिसने शकों को हराकर क्या कर दिया था? शकों को हराकर उसने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। और यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रशस्ति मिल जाएंगी जिनमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है कि वहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, जो समुद्रगुप्ता के जो दादा परदादा हुआ करते थे और उनकी माता हुआ करती थी, उनकी माता का नाम क्या था? कुमार देवी था, जो कि एक लिच्छवी गण हुआ करता था। गण और संघ के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो एक लिच्छवी गण था, तो उसके वो उनसे बिलोंग करती थी। और उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त वाज द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कि ये चंद्रगुप्ता मौर्य की बात नहीं हो रही, आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, पोस्ट जो मौर्य एम्पायर है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो गुप्ता डायनेस्टी थी अडॉप्ट अ ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजाधिराजा, ठीक है, महाराज अधिराज, ठीक है। ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी, जो चंद्रगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त थे, उन्होंने किसका उपाधि ली थी? महाराज अधिराज की इन्होंने उपाधि ली हुई थी, जो टाइटल था उन्होंने उसका उपाधि ली थी। और जो समुद्रगुप्त था, ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी ये जो टाइटल था उसका यूज किया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो इनके ग्रैंडफादर, और जो यहाँ पर ग्रैंडफादर ये क्या थे? इनके नाम भी महाराजास, जैसे कि इनको महाराजास कहा जाता था। तो ये ऐसी ऐसी उपाधियाँ ये लिया करते थे अपना प्रभाव थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो समुद्रगुप्त था इन्होंने ना शकों को हरा दिया था, ठीक है, इन्होंने शकों को हरा दिया था। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता। हर्षवर्धन ये भी राजा था, तो ये हर्षचरिता एक किताब थी, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि जो गुप्ता रूलर्स थे इनकी जो इंस्क्रिप्शन है और कोइंस है वो हमें देखने को मिलते हैं, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बहुत सारे जो राजा थे वो क्या करते थे कि जो अपनी बायोग्राफीज होती हैं, जो स्वय जीवनी होती है ना, उनको लिखवाया करते थे। जैसे कि जो हर्षवर्धना था उसने ना लगभग 1400 साल पहले की बात है, इनके ना दरबार में एक बाण भट्ट नाम के एक कवि हुआ करते थे, तो उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम था हर्षचरिता। और आपको ये याद रखना है ये संस्कृत में लिखी गई थी। तो एक बार हमसे फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो बाण भट्ट थे वो कवि थे किनके दरबार में? ये दरबार में थे हर्षवर्धना के दरबार में, जिन्होंने हर्षचरिता लिखी थी, जो कि इनकी जीवनी पर आधारित थी, ठीक है, इनकी जीवनी पर आधारित थी, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये ऐसे ही लिखवाया करते थे। और यहाँ पर एक शुआन जैंग, ठीक है, शुआन जैंग एक आया था ना, तीर्थयात्री दूर से जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, तो उसके बारे में भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो भी हर्षवर्धना का जो कोड था उसमें भी उसने काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताया था, और उसने वो सारी बातों को लिखा था जो जो यहाँ पर इसने देखी थी। तो उससे भी हमें काफ़ी बातें देखने को मिलती है कि उस टाइम पर जो राज हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था। तो जो हर्ष हुआ करता था ये ना एल्डेस्ट सन नहीं था, मतलब कि ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनकी मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु के बाद, बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, कि जब इनके बड़े भाई थे उनकी जब मृत्यु हो गई, जब उनके पिता थे, इन दोनों की जब मृत्यु होगी उसके बाद इन्होंने ना इनको थानेश्वर का जो राजा ये बन गए थे, ठीक है, थानेसर की ये जो राजा बन गए थे। थानेसर को भी हम देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना थानेसर के। तो ये जो हर्षवर्धना थे यहाँ के जो राजा बन गए थे, ठीक है, किनके मृत्यु के बाद? अपने पिता की और अपने भाई की मृत्यु के बाद। तो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वाज द रूलर ऑफ कन्नौज, की जो इनके बहनोई थे वो कहाँ के राजा बन गए थे? कन्नौज के राजा वो उस टाइम पर बन गए थे। इनको बहनोई कन्नौज के राजा बन गए थे। और फिर क्या हुआ कि इनकी ना मृत्यु हो गई, इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। किनके द्वारा? जो उस टाइम पर एक ना बंगाल का शासक था उसने ना उनकी हत्या कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, हर्ष को ना गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं तो भाई बदला लूँगा, जरूर लूँगा। तो उसने ना अब कब्जा कर लिया अपने जो कन्नौज पर, क्योंकि उसके बहनोई थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये मेरे हाथ में आ गया, ये मैं अब इस पर राज करूँगा। और उन्होंने ना धीरे धीरे उन्होंने बंगाल पर हमला कर दिया और बंगाल को हरा दिया वहाँ पर, जो भी वहाँ का जो राजा था, ठीक है। आल्सो ही सक्सेसफुल इन ईस्ट एंड कनक्रेड मगधा प्रॉब्ली बंगाल आल्सो, कि वो धीरे धीरे ईस्ट का जो राज था ना, जो बंगाल, क्योंकि बंगाल तो ईस्ट में ही पड़ता है, और जो मगध वाला एरिया था इसको जीत लिया था। और इन्होंने नर्मदा जो था ना, नर्मदा आपको पता है ना, नर्मदा रिवर साउथ में है, इसको भी इन्होंने पार करने की कोशिश की थी, जो कि दक्षिणी एरिया में पड़ता है। बट यहाँ पर एक चालुक्य डायनेस्टी के ना पुलकेशिन सेकंड राजा थे, ठीक है।
चालुक्य डायनेस्टी के एक पुलकेशिन II राजा थे, उनके द्वारा इनको रोक दिया गया था। ठीक है, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इन्होंने कोशिश तो की थी। हम बात किसकी कर रहे हैं? हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, हर्षा की बात कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर देखेंगे द पल्लव चालुक्यस एंड पुलकेशिन प्रशस्ति कि इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पुलकेशिन अभी हम देखा था ना हमने कि ये जो चालुक्य डायनेस्टी थी, ये पुलकेशिन II ये जो राजा थे वहाँ के, तो वो थे। अब पुलकेशिन प्रशस्ति के भी बारे में हम पढ़ेंगे, पल्लव और चालुक्य के भी बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो पल्लव और चालुक्य थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूलर थे यहाँ के डायनेस्टी के साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में ये राज किया करते थे। जैसे कि आपको पता है ना, ये वाले एरिया में साउथ इंडिया में ये राज किया करते थे और ये बड़े ही शक्तिशाली हुआ करते थे उस टाइम पर। तो इस टाइम पर जो राज था पल्लवों का, ये कहाँ तक फैला हुआ था? ये कांचीपुरम में, कावेरी डेल्टा के पास वाले इलाकों में ये फैला हुआ था। ठीक है, किनका राज? पल्लवों का राज। पल्लवों का राज कैपिटल कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा के बीच में ये फैला हुआ था। बट वही हम बात करें चालुक्यों की, तो इनका जो एरिया था वो रायचूर द्वाब बिटवीन रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा की जो नदियां थी ना, कृष्णा और तुंगभद्रा के जो नदियों के बीच में जो वाला एरिया था, उस वाले एरिया में ये लोग रहा करते थे। कौन लोग रहा करते थे? ये जो चालुक्य वंश के जो लोग थे। ठीक है, चालुक्य वंश का जो राजा था, जो भी इनका साम्राज्य था, वो कृष्णा और तुंगभद्रा के नदियों के बीच में पड़ता था। अब हम देखते हैं कि जो आईहोल इनकी ना चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों लोगों की, चालुक्य राजाओं की जो राजधानी हुआ करती थी वो ऐहोल हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर ये ना एक ट्रेडिंग सेंटर भी था। ठीक है, व्यापारी केंद्र भी था और इसको बड़ा ही अच्छे से डेवलप किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे और यहाँ पर जो पल्लव और चालुक्य हुआ करते थे वो रेडेड वन अनदर लैंड्स की, ये एक दूसरे की जमीनों पर हमेशा कब्जा करने की कोशिश किया करते रहते थे, एक दूसरे पर हमले करते रहते थे। तो ये इसी तरह धीरे धीरे कमजोर हो गए थे ये दोनों। अब यहाँ पर बात करेंगे जो चालुक्य रूलर था, जिसका नाम था, क्या नाम था? पुलकेशिन II, पुलकेशिन द्वितीय जिसे कह सकते हैं। तो ये कौन थे? कि ये ना अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि वी नो अबाउट हिम प्रशस्ति की, इनकी एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसको रविकृति ने लिखा था। ठीक है, किनकी प्रशस्ति को? जो चालुक्य वंश के जो राजा थे, ठीक है, पुलकेशिन II, उनकी प्रशस्ति को किन्होंने लिखा था? रविकृति ने। और वही पुलकेशिन II का जो चालुक्य रूलर थे, इनका एरिया कौन कौन सा हुआ करता था? इनका एरिया था रायचूर द्वाब, मतलब कि रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वाला जो एरिया हुआ करता था, ये इनमें ही राज किया करते थे। तो इनकी जो प्रशस्ति लिखी हुई है उसका नाम रविकृति। आप बस इसका ये नाम याद रख लें कि जो पुलकेशिन II था उसकी जो प्रशस्ति है उसका नाम रविकृति है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आपको ये पता तो होना चाहिए कम से कम। आप अगर आपके थोड़ा सा भी दिमाग में से ये निकला होगा तो आप जरूर लिखाएंगे। ठीक है, गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको जरूर ये आ जाएगा, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दिस टेल अस अबाउट द एंसेस्टर, कि इनके ना थोड़े से पूर्वज हुआ करते थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे ट्रेस बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, की इनके जो पहली 4 पीढ़ियाँ थी उनके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। और ये पुलकेशिन को ये उसके चाचा से ये कैसे ये जो राज था ये कैसे मिला। ठीक है, तो ये सारी बातें उनके रविकृति ने जो प्रशस्ति लिखी हुई है उसमें ये हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रविकृति। तो रविकृति ने तो लिखा था, तो उसके अनुसार ये क्या क्या बताते हैं? तो इन्होंने कहा कि ही लैड एक्सपेडिशन अलोंग बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, की ये जो राजा थे, ठीक है, पुलकेशिन II, ये वेस्ट और ईस्ट वाले एरिया पर इन्होंने क्या किया था? अभी बहुत सारे इन्होंने हमले वगैरह किए थे और इन्होंने बहुत सारे जो एडवांस ऑफ हर्षा कि जो हर्षवर्धन जो यहाँ पर हमले करता था उसको भी इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की थी। और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। वैसे तो हर्ष का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? खुश रहना। बट ना ये जब पुलकेशिन ने, ठीक है, पुलकेशिन ने किस पर हमला किया था? इन्हीं पल्लव राजाओं पर हमला किया था। तो इसके बाद क्या हुआ था? इनको शरण लेनी पड़ी थी कांचीपुरम में। तो इसके बाद कुछ पॉइंट बताते हैं कि हर्ष रहे नहीं, फिर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब हम बात करते हैं चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, बट ये जब चालुक्यों ने इस पर हमला किया था तो इनकी जो विक्ट्री थी वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी। ये तैयार ही नहीं थे, ये एक दूसरे पर हमला करते रहे और एकदम से कमज़ोर हो गए। और बाद में यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी आई और चोला डायनेस्टी आई, इन्होंने इन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जिसके बारे में हम 7th क्लास में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्टर्ड, कि ये जो राज हुआ करते थे इनको कैसे, इनका जो प्रशासन था वो कैसे चलाया जाता था, इनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे राजा हुआ करते थे, वो लैंड रेवेन्यू जो हुआ करता था इनको इकट्ठा करते थे। और भी यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि पॉलिटिकल एंड मिलिट्री
जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी, इनको भी बड़े अच्छे ढंग से चलाया जाता था। तो इनको कैसे कैसे चलाया जाता था, इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी, कि यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलती है कि जैसे कि कोई वहाँ पर सूबेदार है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, अगर आप वो किसी पोस्ट पर हैं तो वो पोस्ट अगर उनका बेटा हुआ तो वो हेरिडेटरी पोस्ट थी, कि अगर आपका बेटा हुआ है तो आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी। जैसे कि अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचर ही बना दिया जाएगा, अगर आप वहाँ पर सैनिक है तो आपको फिर से सैनिक ही बना दिया जाएगा, अगर आप वहाँ पर सैनिक की बड़े टुकड़ियों को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप वही करेंगे। तो ये हेरिडेटरी पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है, जैसे कि वो अपने पिता से ही उनको मिल जाया करती थी। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर दिस मीन सन सक्सीड फादर्स टू देयर पोस्ट, ठीक है, ये हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर 1 पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स, कि यहाँ पर कई बार ये देखने को मिलता था कि एक पर्सन कई बार ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी देखते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई मंत्रालय है, कि हेल्थ मिनिस्ट्री है या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय है, तो अगर कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी चला गया, तो ये मंत्रालय किसी और MP को दे दिया जाता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग की मतलब ये कि एक ही टाइम पर 2-2 पोस्टें उनको दे दी जाती हैं और उनको वो सैलरी भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वैसी उनको पोस्ट दे दी जाती है, अगर वो मंत्रालय उनके पास आ गया है तो उनको सैलरी भी दी जाएगी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता था कि ये ना कई बार ये एक दूसरे की जो पोस्ट हुआ करती थी ये शेयर की जाती थी, दे दी जाती थी। एक पर्सन दो से ज़्यादा पोस्टों को भी क्या करता था, कंट्रोल में कई बार किया करता था। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मैन प्रॉब्ली हैड से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो लोग हुआ करते थे उनको यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रहना पड़ता था। मतलब ये कि इन लोगों का ना बड़ा ही बोलबाला था, जो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो यहाँ पर लोग रहा करते थे, इनका बड़ा ही बोलबाला था, मतलब इनकी चलती बहुत ज़्यादा थी। कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नगर श्रेष्ठी हो गया या फिर चीफ बैंकर्स हो गए, जो कि यहाँ पर लोन वगैरह दिया करते थे ना, जो मर्चेंट हो गए, सौदागर हो गए, व्यापारी हो गए, इन लोगों की वहाँ पर बड़ी ज़्यादा चला करती थी। और यहाँ पर ये हमें एक बार ये भी बात वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि कई बार ये लोग ना इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाया करते थे कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। जैसे कि इनको जो पोस्ट मिलती थी वो तो वंशागुनत मिलती थी, जैसे कि अगर आप सैनिकों को संभाल रहे हैं तो आप सैनिकों को ही संभालेंगे, अगर आपके बच्चे आ गए तो ठीक है, तो वो वफादार तो होगा। अगर जैसे कि अगर वो मर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनके जो राजा हैं वो भी तो बदलेंगे ना। तो वो जो वफादारी हुआ करती थी वो नए राजाओं के साथ वफादारी नहीं दिखाया करते थे, और बाद में आता ही टाइम मिलते ही वो बदल जाया करते थे बिल्कुल ही, कि हम क्यों दिखाएं ईमानदारी इस राजा के साथ, ठीक है। नौकरी तो वो ले लेते थे बट वो उनको इतनी ईमानदारी से काम किया नहीं करते थे। तो फिर ये भी बहुत सारे विवाद इनसे भी पैदा होने लग गए थे। न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अब नए प्रकार की यहाँ पर आर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो नए नए रूलर आए, यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, तो इन्होंने कई बार तो भी जो अपनी आर्मी हुआ करती थी, जो इनके सैनिक हुआ करते थे, इनको बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल किया करते थे। जैसे कि हाथी हो गए, जो रथ यात्राएं होती हैं ना जो की जाती हैं, या फिर जो फुट सोल्जर्स की जो होते हैं सैनिक होते हैं, जो पैदल सैनिक चलने वाले होते हैं, तो इनको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता था, क्योंकि इनको भी लड़ाई लड़नी होती थी, इनको रेगुलर पैसे दिए जाते थे, सैलरी दी जाती थी। दे वर नॉट पेड, सॉरी यहाँ पर इनको सैलरी तो नहीं दी जाती थी, बट इनको ना सैलरी के रूप में जैसे कि इनको लैंड दे दी जाती थी। जैसे कि वहाँ पर उनको पैसे नहीं देंगे, उनको जमीनें दे देंगे, और जमीनों से इनको कहा जाता था कि आप ना कर इकट्ठा करो, पैसे पोसे आप इकट्ठे इनसे करवा सकते हो, यहाँ पर लोगों को काम करवा के। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। These men were known as सामंतास, कि इनको सामंत कहा जाता था, ठीक है, सामंत इनको कहा जाता था। और ये सामंत कई बार ना इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाया करते थे कि जैसे कि अगर कोई रूलर है वो बड़ा ही कमजोर है, ठीक है, तो ये क्या करते थे, अपने आप को आजाद घोषित कर देते थे कि हम तो आजाद हो गए हैं, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे हमारे, क्योंकि इन सामंतों के पास ही तो सेना हुआ करती थी और इनके पास लैंड भी थी, ठीक है। लैंड से ये पैसे भी इकट्ठा कर लेते थे और जो सेना होती थी उनको भी चलाते रहते थे। तो आप समझ रहे हैं ना इन बातों को। अब हम बात करेंगे असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम की। जो साउथर्न किंगडम्स थी वहाँ की जो असेंबलीज हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी। तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारी जो लोकल असेंबलीज हैं, जैसे कि यहाँ पर सभा देखने को मिलती है, ठीक है, विच वर एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, जो ब्राह्मण जो भूस्वामी हुआ करते थे ये यहाँ पर इनको कंडक्ट करवाया करते थे। और जो असेंबली हुआ करती थी यहाँ पर एक सब कमेटी होती थी, ये सभी यहाँ पर देखती थी कौन कौन से काम, जैसे कि इरिगेशन का काम हो गया, एग्रीकल्चर का काम हो गया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड, सड़कों बनाने का काम हो गया, या फिर यहाँ पर जो मंदिर हुआ करते थे इन सभी बनाने का काम
ये सारे लोग ही देखा करते थे। और यहाँ पर एक उर हुआ करता था, ठीक है। उर आपने याद रखना है, उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण, ठीक है। तो ये एक ऐसी इस प्रकार की ये असेंबली हुआ करती थी जहाँ उर, ठीक है, आपने याद रखना है, हिंदी में ऐसे लिखाया जाएगा उर, ठीक है। उर एक ऐसी प्रकार की असेंबली थी, यहाँ पर सभा, एक ऐसी प्रकार की सभा होती थी जहाँ पर जो लैंड ओनर हुआ करते थे, ठीक है, वो वर नॉट ब्राह्मण्स, कि यहाँ पर जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो लैंड ओनर्स वो नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, इनको चलाने वाले ब्राह्मण नहीं होंगे। बट ऊपर वाली जो सभा थी इसको मेनली किसके द्वारा हेल्ड किया जाता था? ब्राह्मण्स, लैंड ओनर्स के द्वारा ही इनको चलाया जाता था, ठीक है। और नीचे एक और असेंबली हुआ करती थी, विलेज असेंबली, ठीक है ना, विलेज असेंबली हुआ करती थी। तो यहाँ पर इनको कौन चलाता था? इनको उर, ठीक है, जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, बट ये ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, कि अब नगरम क्या होता था, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। नगरम एक ना ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी मर्चेंट्स की, जो व्यापारी लोग होते थे ना, जो सौदागर लोग होते थे। अब हमें एक बात तो ये देखने को जरूर मिलती है कि जो असेंबलीज हुआ करती थी, ठीक है, इनको कंट्रोल, जो सभाएं हुआ करती थी, इनको कंट्रोल किनके द्वारा किया जाता था? ये आमतौर पर हम देखें तो ये आमतौर पर ये जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके द्वारा ही इनको कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, आपने इनको याद रखना है। और ये काफ़ी टाइम तक ये जो सभाएं हुआ करती थी वो चला करती थी, काफ़ी टाइम तक मतलब चलती रही थी। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, कि जो आम लोग थे उनके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें आम लोगों के बारे में भी यहाँ पर झलक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक जैसे कि कालिदास हो गए, ठीक है, कालिदास क्या थे? कालिदास भी तो एक पोएट थे। इन्होंने ना इस कोर्ट के बारे में, जो किंग का जो यहाँ पर जो दरबार हुआ करता था उसके बारे में भी ना कुछ झलक जी उन्होंने दिखाई हुई है, अपनी जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है अबाउट दिस प्लेस इन दैट किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, कि यहाँ पर बहुत सारे जो राजा थे या फिर ब्राह्मण थे वो संस्कृत में बोलते हुए इनको दिखाया हुआ है। और यहाँ पर जो महिलाएं हुआ करती थी या फिर जो यहाँ पर जो पुरुष हुआ करते थे वो क्या करते थे? अदर देन किंग्स एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृति, कि यहाँ पर जो और आम लोग हुआ करते थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज हमने पढ़ी थी ना, जो आम बोलचाल में जो वहाँ पर लोगों की जो बोली हुआ करती थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज हुआ करती थी। वो जो पुरुष हुआ करते थे, जो नॉर्मल आम तौर पर जो पुरुष हुआ करते थे या फिर महिलाएं हुआ करती थी, वो क्या करते थे? वो प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। और आपने ये बात याद रखनी है कि इनका सबसे फेमस प्ले था, ठीक है, फेमस इनकी एक रचना थी जिनका नाम था अभिजन शकुंतलम। ये कालिदास ने लिखी थी, ठीक है, कालिदास ने लिखी थी अभिजनम शकुंतलम। ये स्टोरी है एक, इतना हम इसके डीप में जाएंगे नहीं है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक दुष्यंत नाम का एक राजा था और एक यंग लड़की थी, महिला थी, उसका नाम शकुंतला था। तो ये दोनों एक बात है। तो ये जो वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन, कि ये एक गरीब सा मशवरा था इनके बीच में, लव स्टोरी थी इनकी। तो ये एक बात थी। तो आप इसके बीच में हम ज़्यादा स्टोरी को पढ़ेंगे नहीं ना, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चाइनीज पिलग्रिम कि फाशियान हमने कल पढ़ा था ना, फाशियान, तो वो जो चाइनीज जो तीर्थ यात्री था ये भी यहाँ पर आया था। तो इन्होंने ना एक बात यहाँ पर दर्शाई हुई है जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कि यहाँ पर इन्होंने ना अपने किताबों में जो भी ये लिख कर गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कि हम पॉलिटी में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये इन टाइम से ही तो ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, तभी तो आज हमारे संविधान ने ये सारे राइट्स दिए हुए हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उस टाइम पर इतिहास में अगर ये सारी चीज़ें ना हो रही होती तो हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें ये जो सारी बातें जो हक दिए हुए हैं ये सभी ना लिखे होते। जैसे कि हमारे भारत में कभी ऐसा लिखा है कि कलर के नाम पर भेदभाव होता है? नहीं होता है, ठीक है, कि हमारे संविधान में जेंडर, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये जो 4-5 ग्राउंड दिए हुए हैं इसमें कलर की बात नहीं की गई। तो ये अमेरिका में ही क्यों कलर की बात की गई? आपने सोचा है कभी कि जब हमने रोजा पार्क्स वाला जब हमने लेसन पढ़ा था पॉलिटी का, तो उसमें हमने यही बात तो देखी थी कि ये जो सारे जो भेदभाव हैं वो अलग अलग तरह से किए जाते हैं। जैसे कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो भारत में की जाती थी शुरू से ही, तो यहाँ पर रंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो हमें रंग वाले कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी तरह ये बात देखने को मिलती है कि ये जो इतिहास है ये शुरू से ही चलते आ रही थी चीजें। तो इन्होंने ये भी कहा कि ये जो अनटचेबल्स थे, जो जिसे हम शूद्र भी कह सकते हैं, तो इनकी जो स्थिति थी वो बड़ी पिटिएबल थी, ठीक है, बड़ी दयनीय स्थिति थी इन लोगों की। तो जब भी कोई इंसान, ये जो ऐसे लोग थे, इनको वहाँ पर शहरों में जाने की आज़ादी नहीं थी, ये जा नहीं सकते थे, गांव में नहीं जा पाते थे, इनको बाहर ही रहना पड़ता था गांव से। तो यहाँ पर इनकी जो स्थिति थी बड़ी मुश्किल में कट रही थी। तो यहाँ पर कोई लोग इनको देखना भी नहीं पसंद करते थे। और यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर राजा निकलता था तो यहाँ पर इनको पहले से ही लोगों को बता दिया जाता था कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन निकल रहा है
तो आप दूर हो जाएं या फिर वो जो पर्सन है वो चले जाएं, ठीक है, वहां से। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर कई बार जो राजा आया करते थे, जब ये राजा की आर्मी किसी गांव से निकला करती थी, तो इनका भी एक थोड़ा सा चित्रण किया हुआ है कि यहाँ पर वो बहुत सारे हथियार लेकर चला करते थे, पोर्ट, पैन, फर्नीचर, गोल्डर, फुटस्टेप, फुटस्टूल, फूड इंक्लूडिंग एनिमल सच एज गोट, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। ये राजा इन सभी चीजों को लेकर चला करते थे। और कई बार ये जो राजा हुआ करते थे पूरे गांव को तहस महस करके चले जाते थे, और बाद में फिर पता ही आपको गांव वालों का फिर बड़ी मुश्किल होती होगी उस टाइम पर। अब हम ये लास्ट में देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एल्सवेयर की फाइंड अरेबिया ऑन मैप 6। ये हम मैप में देख लेंगे। तो यहाँ पर एक ना रेतीला, आपको पता है ना अरब के जो एरियाज हैं वो रेतीले मारुथली जगह है वहाँ पर। तो हमें यहाँ पर एक कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज अगो, तो यहाँ पर जो अरब मर्चेंट्स जो हुआ करते थे, जो अरब के जो व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि ये जो हमारे समुद्री मार्ग हैं इन्हीं की मदद से ये यूरोप से ये भारत आया करते थे। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एक बेदुइन पास्टल ट्राइब्स, एक बेदुइन क्या है, अरेबिया वर्दा बेदुइन पास्टल ट्राइब्स डिपेंडिंग मेनली ऑन कैमल्स, एक बेदुइन नाम की एक प्रजाति थी, किन पर डिपेंड रहा करती थी, जैसे कि ऊंट हो गए या फिर और भी जानवर हो गए। ये ना रेतीले जगहों में रहने के लिए इन सभी पर ये निर्भर रहा करते थे। और लगभग 1400 साल पहले जो प्रॉफिट, जो पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने नए धर्म की स्थापना कर दी थी। किन्होंने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी थी अरेबिया में। और यहाँ पर क्या हुआ था, क्रिश्चियनिटी इस्लाम, लाइक क्रिश्चियनिटी इस्लाम वाज अ रिलीजन दैट लेड स्टैंड्स ऑन इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑल बिफोर अल्लाह। तो जैसे कि क्रिश्चियनिटी ने कहा, ठीक है, जैसे सभी धर्म धीरे धीरे आए, समानता का अधिकार उन्होंने देना शुरू किया था, तो इस्लाम भी ऐसे कर रहा था कि इस्लाम धर्म में भी सभी ना एक दूसरे के सारे समान है, सभी जो भगवान है उनके सारे सामने क्या है, सभी एक समान है, सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। इनका सिर्फ एक ही भगवान है। और ये हेयर द वर्ड्स फ्रॉम कुरान, की ये कुरान में बात लिखी हुई है। ये जो अब हम लाइन पढ़ने वाले हैं, ये हमें कुरान में ये बातें देखने को मिलती हैं कि जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, ठीक है, ये बिलीविंग मैन, ये सभी एक समान है, किसी को एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को दान देना चाहिए, सभी को जो व्रत होता है ना, जो फास्ट होता है वो रखना चाहिए। तो ये सारी बातें इन्होंने ये कही हुई है पैगंबर मोहम्मद साहब ने। तो यहाँ पर लगभग ये फिर धीरे धीरे ये भी धर्म था, ये हर सभी जगहों पर फैलने लगा, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका हो गया, स्पेन हो गया, ईरान हो गया और इंडिया हो गया। तो ये इसी तरह ये धीरे धीरे सभी जगहों पर ये फैलना शुरू हो गया था। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।